चलिए आप सबको आज हम बताने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी से जितने भी प्रश्न पूछा गया है अभी तक। लगभग 13 से 14 वर्षों का क्वेश्चन आपके पास लेकर के आ गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस वीडियो में सबसे पहला प्रश्न क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था आप सबसे। प्रश्न क्या है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। ये प्रोसेस आपको बताना है कि ये होता किस में है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन एक अलैंगिक जनन का विधि है। अब आपको बताना है कि ये किस में होता है। ऑप्शन आपके पास है यहाँ, ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, मुकुलन जो विधि है अलैंगिक जनन का है और यह होता है ईस्ट में। ठीक है, किस में होता है, ईस्ट में। इसमें का सही ऑप्शन कौन सा होगा, ईस्ट होगा। ईस्ट के साथ एक और भी ऑप्शन होता है, हालांकि वह इसमें है नहीं, हालांकि आप सबको ध्यान में रखना होगा, है ना, हाइड्रा। कौन सा, हाइड्रा। लेकिन इसमें एक और कंडीशन आप ध्यान में रखिएगा इसके लिए कि ईस्ट एक कोशिकीय प्राणी है और हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय प्राणी है। तो कई एक बार प्रश्न में घुमा करके पूछ देता है, आप घूम जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। याद देखिए, अगर कह दिया कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों सही है। हालांकि यहाँ तो केवल ईस्ट है ना, तो ईस्ट सही है। लेकिन कहे कि मुकुलन द्वारा जनन किस एक कोशिकीय प्राणी में होता है, तब केवल ऑप्शन ईस्ट होगा। अब कह देगा कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है और बहुकोशिकीय प्राणी में, तब हाइड्रा हो जाएगा। अगर ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय नहीं कहेगा तो दोनों होगा। हालांकि ऑप्शन पर ध्यान देना है, यहाँ ऑप्शन क्या है, ईस्ट, पैरामीशियम, पेनिसिलियम, इनमें से सभी। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा आपको मिल गया, ईस्ट, और ये है सही। ईस्ट एंड वेस्ट नहीं समझना है भाई, ईस्ट क्या प्राणी है। यहाँ देखिए, द्विखंडन किस में पाया जाता है, ये आपसे प्रश्न कर दिया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द्विखंडन प्रोसेस भी आप पढ़े होंगे अलैंगिक जनन के विधि में, है ना। विखंडन के 2 प्रक्रिया, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन किस में होता है आपको बताना है। तो देखिए, द्विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संतान, यहाँ एक आपको संतान दिख रहा होगा, जीव है ये, यहां से 2 संतान का यदि उत्पत्ति हो जाए, कितने संतान का, 2 संतान का, एक जनक से 2 शरीर का यदि निर्माण हो रहा है, यह द्विखंडन होगा। द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यह कहता है ए और बी दोनों। ठीक है, हालांकि यहां ध्यान देना है कि द्विखंडन अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, लेकिन यदि कह दे बहुखंडन, वह केवल इसमें होता है, अमीबा में। किसमें, अमीबा में, वो भी प्रतिकूल समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां प्रश्न क्या कहता है, अब अंड प्रजक है। कितना शानदार क्वेश्चन। अब बताइए, इतना आसान आसान क्वेश्चन तो पूछा था। ये देखो, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें से सभी। कौन ऐसा प्राणी है जो अंड प्रजक है। ये प्रश्न जो किया गया है ना आपसे पहले का है, इस बार भी पूछ सकता है, ऐसा संभावना है। क्यों है, क्योंकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है आ जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। जितना क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है। अंड प्रजक कौन है, इसका पहचान आप कर सकते हैं इस कर्ण पलव से। ये देखिए, ये दिख रहा है ना ये सबको, अगर ये बाहर की ओर कर्ण पलव जो है दिख रहा है, इसका मतलब वह अंड प्रजक प्राणी नहीं है, उसको बोलते हैं जरायुज, है ना, वो संतान को जन्म देता। अंड प्रजक का मतलब ये नहीं होना चाहिए, ये है ना, ये अंड प्रजक में ये नहीं होगा, ये जो कर्ण पलव है ये नहीं होगा, इसका अभाव रहता है। अंड प्रजक इसमें से कौन है, मुर्गी में आप देखो ऐसा है क्या, नहीं है। सांप में नहीं है, मगरमच्छ में भी नहीं है, यानी इनमें से सभी सभी जो है अंड प्रजक है। छिपकली भी होती है अंड प्रजक, बहुत सारा प्राणी है ना अंड प्रजक में। लेकिन यदि ये जिसमें होगा ना, ये वो अंड प्रजक नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अंड प्रजक कौन सा प्राणी है, मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया था। समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक यानी युग्मक का आकार एक समान हो, एक समान हो, एक जैसा दिखे, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक जैसा दिखे, उसको बोलते हैं समयुग्मक।
किस प्राणी में नर युग्मक मादा युग्मक के समान होते हैं, एक जैसा दिखते हैं? ऑप्शन है मेढक, पंछी, और फ्यूकस है, और क्लेडोफोरा है। कौन सा ऑप्शन सही है? क्लेडोफोरा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। समयुग्मक पाए जाते हैं किस में? क्लेडोफोरा में। आगे प्रश्न देखो क्या है ना, ये निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? कायिक प्रवर्धन जिसमें जनन का प्रक्रिया कायिक अंग के माध्यम से होता है। कौन सा अंग? कायिक अंग। कायिक अंग यानी जड़, है ना, तना, और किससे? पत्ती के माध्यम से होता हो। जड़, तना, पत्ती के माध्यम से। इसमें यदि कोई है इसमें का, तो वह हो जाएगा कायिक प्रवर्धन प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। अब इसमें देखो लहसुन में ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आलू में होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। आगे भी देख लेते। ओल ऐसा नहीं है, आम इसमें नहीं है। इसमें ऑप्शन बी जो है क्या है? सही है। इसमें प्रक्रिया जनन का किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। आलू जो होता है ना, जड़ का रूपांतरित भाग है, ठीक है, किसका? जड़ का। तो इसमें जनन का प्रक्रिया किसके द्वारा हो रहा है? जड़ के द्वारा हो रहा है, यानी कौन सा प्रक्रिया होगा? कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन बी सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है? एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है। निम्न में कौन कौन से एकलिंगी प्राणी है? एकलिंगी प्राणी यानी ऐसा जीव जिसमें नर जनन अंग हो या फिर मादा जनन अंग, दोनों में से कोई एक हो। दोनों नहीं होना चाहिए। यदि दोनों है ना तो द्विलिंगी हो जाएगा। एक लिंगी प्राणी कौन है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। पपीता, है ना, पपीता। पपीता खाए है ना, पक्का पपीता, है ना, पक्का पपीता। ये पक्का हो या कच्चा हो, एक लिंगी प्राणी है वो। यहां देखिए पेनिसिलियम उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है? इससे क्या निकलता है? मेटोस्पोर, जूस्पोर, मियोस्पोर। लास्ट ऑप्शन कहता है ए और सी दोनों। कौन सा सही है? मेटोस्पोर भी सही है, मियोस्पोर भी सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। ये कहता है ना ए और सी दोनों, दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन 7 का सॉरी प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी जो है सही है। अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। मानव युग्मकों में गुण सूत्रों की कितनी संख्या होती है? कितना आसान प्रश्न है। हलवा साहब, हलवा प्रश्न है ये, हलवा एकदम बहुत आसान है ये। मानव युग्मकों में गुण सूत्र की कितनी संख्या होती है? बहुत सारा बच्चा बता देता, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी कर देता। सही से नहीं पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखो मानव युग्मक को अगर युग्मक कहा ना तो 23 बोलेंगे, क्योंकि युग्मक अगुणित होता है। युग्मक अगुणित होता। और यहां यदि कह दिया मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या तब होगा 46। कितना? 46। कब होगा? जब कोशिका कहेगा तब होगा। हालांकि यहां युग्मक कहता है तो ऑप्शन बी इसका सही होगा 23। कितना? 23। अब देखो इसके बाद प्रश्न क्या कहता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है ना? सूक्ष्म प्रजनन किस में होगा? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। ये ऑप्शन अपने मन से थोड़ी ना लिखे हैं, टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार इस बात को बोलते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका तैयारी कितना कंप्लीट है इससे आपका अंदाज लग सकता है। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें कि अभी तक जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आपका क्या चांसेस बन रहा है। तो सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? चारों में से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। आगे प्रश्न क्या है इसमें देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? ध्यान से पढ़ो कि एक बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन गलत समझते हैं तो आंसर भी गलत बता देते हैं, तो इसलिए सही से समझना। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कौन ऐसा प्राणी है जिसमें नर जनन अंग मादा जनन अंग दोनों उपस्थित नहीं है। या तो नर जनन अंग होगा नहीं तो मादा जनन अंग होगा, है ना, दोनों में से कोई एक। फित्ता कृमि, इसको टेप वर्म भी बोलते हैं, है ना, ये द्विलिंगी प्राणी है, उभयलिंगी है, ये तो इसका सही आंसर नहीं होगा। केंचुआ, ये भी उभयलिंगी प्राणी है। घरेलू मक्खी, ये उभयलिंगी प्राणी नहीं है, इसमें नर
अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही है। लास्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं, जोंक, देखा होगा सब, है ना, ये भी उभयलिंगी प्राणी होते हैं। आगे प्रश्न क्या कहता है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? किस प्रकार का द्विखंडन? सरल द्विखंडन होता है, या अनुप्रस्थ होता है, या फिर अनुदैर्घ्य द्विखंडन होता है, या ओब्लिक द्विखंडन होता है? कौन सा? अनुप्रस्थ। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होगा? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। एकल जनक के द्वारा, है ना, एकल, एक जीव से दो जीव का उत्पत्ति हो जाए, या कितना हो, हजारों की संख्या में हो जाए, यह क्या कहा जाएगा? लैंगिक होगा या अलैंगिक होगा, या दोनों हो जाएगा? आंतरिक निषेचन। कौन सा सही है इसमें? अलैंगिक जनन, है ना। इसमें एकल जनक द्वारा संतान का उत्पत्ति होता है, और इसके द्वारा उत्पत्ति संतान अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इसको एक पुंजक या क्लोन भी कहा जाता है। आगे प्रश्न क्या कहता है इसको देख लो, निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? ये पुष्प में आपको बताना है कौन परिदल पुंज का भाग है। दल पत्र है, परिदल पत्र है, पुष्पासन, पुंकेसर, कौन सा है? परिदल पुंज का भाग। परिदल पुंज का भाग है परिदल पत्र, है ना। जब परिदल पत्र बहुत ज्यादा आपस में मिलते हैं तब निर्माण होता है किसका? परिदल पुंज का। यानी परिदल पुंज का इकाई किसको बोलते हैं? परिदल पत्र को, है ना, परिदल पत्र को। जैसे दल पत्र आपस में मिलते हैं तो दल पुंज बन जाते हैं, दल पुंज का इकाई होता है दल पत्र। परिदल पुंज का इकाई क्या है? परिदल पत्र, ठीक है। पुष्पासन पर तो पुष्प आश्रित रहता है ना, उस पर बैठा रहेगा। पुंकेसर एक भाग है, आपको आगे बताया जाएगा। अब यहाँ इस प्रश्न के बारे में देखो, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का समय है? बताओ, ऐसा क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर के मृत्यु तक, किसी जीव का जन्म हो जाए और उसके मृत्यु हो, उसके बीच के अवधि को, उसके बीच के समय को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो, जीवन चक्र, जीवन काल, जन्म दर, प्रवर्धन, क्या बोलिएगा? जीवन काल, है ना, या जीवन अवधि। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के समय को क्या बोलते हैं? जीवन काल, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। आगे प्रश्न देखो क्या बोलता है, अब ये देख लेते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? क्या ऑप्शन है? अरस्तु ने किया था, ग्रेगर मेंडल ने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, बोवेरी ने किया था, कौन किया था? एक बात बताए आपको, बता दे क्या? बताते आपको, चारों में से किसी ने नहीं किया था। और ये प्रश्न जो है ना इस बार पूछा गया था। इस बार के पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे, और ये इस बार का पूछा गया प्रश्न था। ये चारों ऑप्शन इसमें का गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या है तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन कह रहा है। अगर इसका जनक कहता ना, बायोलॉजी शब्द नहीं, बायोलॉजी का जनक यदि कहा जाता तब अरस्तु हो जाता। जनक कहते तब, निशान लगा दिया, नहीं ये सही नहीं है, इसके लिए सही नहीं है। जनक कहता तब ये सही होता, हालांकि ये जनक थोड़ी ना कहा है। का प्रतिपादन किसने किया था? प्रतिपादन किया था लेमार्क ने। किसने? लेमार्क ने। और एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जिसका नाम है ट्रेविरेनस। क्या नाम है? ट्रेविरेनस। इन लोगों ने बताया था बायोलॉजी शब्द के बारे में, इन्होंने उत्पत्ति किया, है ना। कब किया था ये भी लिख लो, 1802 ईस्वी में इन लोगों ने बताया। इसके बारे में आप जानते होंगे, दो शब्द इसमें है ना, एक बायो, है ना, एक है इसमें बायो और दूसरा है लोगोज, ठीक है। इसका मतलब होता है जीवन और इसका मतलब अध्ययन करना, जीवन का अध्ययन करना। तो ये बायोलॉजी शब्द के बारे में बताया किसने? लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने। कब बताया? 1802 ईस्वी में बताया। तो प्रतिपादन तो इन दोनों ने किया, इसका नाम ही नहीं है। बहुत गलत है इन लोगों के साथ हुआ है ये, ठीक है, नाम होना चाहिए था, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? दो क्वेश्चन आ गया यहाँ। अमीबा में अनुकूल, अनुकूल में द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन होता है। लेकिन यदि प्रतिकूल कह दे तब होगा बहुखंडन।
है ना। अमीबा के जनन का वीडियो भी आप लोग को मिलेगा, उसको अपलोड कर दिया गया है, आप सर्च कर सकते हो इसमें। द्विखंडन, तो अमीबा में द्विखंडन कब होता है? अनुकूल समय में। और बहुखंडन कब होगा? प्रतिकूल समय में। यहाँ देखो ऑप्शन देख लेते हैं। विखंडन सही है क्या? नहीं सही है। बहुखंडन सही है क्या? नहीं है। मुकुलन ये भी नहीं है। द्विखंडन ये सही है, क्योंकि यहाँ अनुकूल कहा गया। अगर प्रतिकूल बोल देते तब क्या हो जाता? बहुखंडन। यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही है। आगे प्रश्न देखो ये क्या पूछ दिया है, क्या पूछा ये? पादपों में एम्फीबियन यानी उभय स्थानिक किससे संबंधित है? उभय स्थानिक का मतलब जो जल स्थल चर हो। क्या हो? क्या हो? जल स्थल चर। जल स्थल चर यानी जल में भी वास कर सके, स्थल पर भी वास कर सके यानी रह सके, है ना, उसको बोलेंगे जल स्थल चर। ये तीनों जो है चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? पादप जगत का, इसको जल स्थल चर भी प्राणी बोलते हैं। पादप जगत को 5 भाग में बांटा गया है। 4 ऑप्शन यहाँ है, सही कौन सा है? सवाल है क्या? इसको तो नहीं बोलते। ब्रायोफाइटस, यही सही है, ब्रायोफाइटस, या ब्रायोफाइट भी लिख सकता है, ब्रायोफाइटा भी बोल देता है। ब्रायोफाइटा, है ना, पादप जगत के ऐसे प्राणी है, यानी ऐसे पादप हैं जो जल और स्थल दोनों पर भी उग जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जल स्थल चर। पादप जगत में एक यही है ब्रायोफाइटस, जिसे जल स्थल चर बोलते हैं। ठीक है, 17 प्रश्न हो चुका है। 18 नंबर प्रश्न की बारी है ना, इसको देख लेते हैं। आपसे बोले थे ना कि जितना प्रश्न पूछा गया है सब का सब इसमें आपको मिलेगा, है ना, इसलिए इस वीडियो को छोड़िएगा मत, इस प्रश्न को देखना। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है ना? अगुणित किसमें होगा? होता है ना अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित। अगुणित किसमें होगा? जिसमें अर्धसूत्री विभाजन हो। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यदि कोशिका का उत्पत्ति होता है तो वह अगुणित होता है। कौन सा? इसमें देख लेते हैं। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटस, इनमें से सभी, है ना, ये देखो शैवाल भी, कवक भी, ब्रायोफाइटस भी, सबकी कोशिका जो है अगुणित है, यानी सब में पादप काय जो है अगुणित होगा, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, है ना, सब के सब जो है अगुणित है। आगे प्रश्न क्या कहता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बताओ, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा, ट्यूबर, वल्ब, किसके द्वारा होगा? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइजोम के द्वारा, है ना। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। आगे प्रश्न क्या कहता है, यहां देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है? ईख सब देखा है ना, ईख, है ना, ये तो सब देखा होगा, ईख सब देखा होगा। उसका बुआई किसके द्वारा की जाती है? बताओ। ऐसा प्रश्न यदि कोई नहीं बता पा रहा है ना, फिर पढ़ाई तो समझ लो कि सही ढंग से हुआ ही नहीं है ना। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया, है ना। कंदों के द्वारा, तने के टुकड़ों के द्वारा, प्रकंदों के द्वारा, बीज द्वारा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, तने के टुकड़ों के द्वारा। अब देखते होंगे इसे ईख, है ना, इसमें इसे गांठ रहता है, ये पर्व संधि बोलते हैं इसको, ये संधि है। अब इसको काट काट करके इसे, है ना, ये तन्ना है ना, ये क्या नाम है इसका? तन्ना। इसको काट काट करके खेतों में लगाते हैं ना, ये तो वही तो है, तन्ने के टुकड़ों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है इसको भी देख लो। निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कायिक जनन नहीं होता इसमें से, किसमें? हाँ, किसमें कायिक जनन नहीं होता है? भूअस्तरिकासल कंद, प्रकंद, मुकुलक, जेम्यूल, किसमें? जेम्यूल में, है ना, किसमें? जेम्यूल में। इसमें जनन होता है किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा, है ना। जेम्यूल, मुकुल निकलेगा, उसके बाद वृद्धि होगा, इसमें मुकुल। तो ये ऑप्शन सही था लास्ट का डी।
निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? एक बार प्रजनन करेगा, है ना, बार बार नहीं करेगा, अपने जीवन काल में एक बार प्रजनन करेगा। कौन है इसमें? प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, स्तनपाई पक्षी एवं स्तनपाई, लीची एवं आम। कौन सा है? अब बताओ। लीची एवं आम बार बार जनन होता है इसके बीजों के माध्यम से हर साल। प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, ये है ऑप्शन सही। ऑप्शन ए जो है सही है इसका, है ना। कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करेगा? प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस। अब प्रश्न क्या है ये देखो, प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, बीज द्वारा, प्रकंद द्वारा, बल्ब द्वारा, किसके द्वारा होता है? प्याज में प्रवर्धन पत्तियों के द्वारा होता है ना, किसके द्वारा? पत्तियों के द्वारा। अब इसके बाद देखो यहां क्या क्वेश्चन कहता है, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया, है ना, ये बताना आपको किसके द्वारा निर्माण किया गया। कौन बताया था ये पार्थेनोजेनेसिस? बोभोरी, ओवेन, सडन, जोहानसन, किसने बताया था इसके बारे में? जिसे बायोलॉजी शब्द के बारे में बताया था ना कोई, उसे इसके बारे में कौन बताया था? चार ऑप्शन है, एक इसमें सही है। कौन सा? ओवेन। कौन सा इसमें क्या होगा? ओवेन। ओवेन ने पार्थेनोजेनेसिस शब्द के बारे में बताया, इन्होंने इसका निर्माण किया। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है? द्विगुणित है, इतना छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा है ये। द्विगुणित है, अंड पराग ए और बी दोनों युग्मनज द्विगुणित है, ठीक है, द्विगुणित इसे ओवेन। कौन है इसमें? अंड तो अगुणित होता है, पराग भी अगुणित होता है, ए और बी दोनों, ये तो इसी के बारे में बात किया गया, नहीं होगा। युग्मनज ये द्विगुणित होता है ना। जाइगोट का निर्माण होता कब है? जब नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद न जाइगोट बनता है, तो एन और एन 2n हो जाता है। तो जाइगोट इसका जो ऑप्शन यानी युग्मनज जो है ऑप्शन इसका सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है इसको देख लेते हैं। प्रश्न है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, बताओ। वायु परागित पुष्प यानी ऐसा पुष्प जिसमें वायु परागण होता है ना, एनेमोफेली जिसको बोलते हैं ना, एनेमोफेली, यानी उसमें वायु परागण जिसमें हो। तो इसमें कौन सा सही है? आकर्षक, छोटे, रंगहीन, बी और सी दोनों। देखो भाई, अगर वायु परागण हो रहा है ना पुष्पों में, तो वह छोटे भी होंगे, रंगहीन भी होंगे और आकर्षक तो होंगे ही नहीं। अगर आकर्षक पादप हो जाए ना, आकर्षक है ना, आकर्षित करे अपनी ओर, तो उसमें तो कीट परागण होता है। यहाँ वायु परागित की बात किया गया है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। ये छोटे भी होंगे, रंगहीन भी होंगे, यानी 26 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है ना। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि आपका तैयारी कितना कंप्लीट है, कितना कंप्लीट किए अभी तक आप, है ना। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ देख लो, पुरुष, है ना, किसका बात किया गया? पुरुष का। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, तो मनुष्य में तो 46 होता है ना, लेकिन यहाँ पुरुष का बात किया गया। तो पुरुष में आप पढ़े होंगे ना इसे कि पुरुष में जो गुणसूत्र का प्रकृति है XY होता है, तो यहाँ तो 2 हो गए, बाकी बच गए कितना? 44, यानी 44 प्लस XY। कौन सा ऑप्शन है जी इसमें का? ए 44 प्लस XX। सही नहीं है, ये सही नहीं है। यहाँ X हम थोड़ी ना डाले हैं, इसको ऐसा मत समझिएगा, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है? गलत है। बी ऑप्शन क्या कहता है? 44 प्लस XY, ये सही है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं कि क्या पूछा था। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है ना, एपोकार्पिक, बहुभ्रूणता, एंडोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक। कौन सा होगा इसमें? भ्रूणपोष वाले को बताना है ना, कौन सा? एंडोकार्पिक या एंडोस्पर्मिक या बहुभ्रूणता, एपोकार्पिक, एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक बोलते हैं भ्रूणपोष वाले बीजों को, ठीक है। अब ऑप्शन इसका हो चुका है कि डी सही है। इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी हैं? इस प्रश्न पर भी आपको बोला गया था कि ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कहा गया था कि कौन सा उभयलिंगी प्राणी नहीं है।
इसमें कहा गया है कि कौन उभयलिंगी प्राणी है ना। ऑप्शन क्या है, मुर्गी, सांप, और सी कहता है ए और बी दोनों, केचुआ। उभयलिंगी प्राणी कौन है, यानी ऐसा जीव जिसके एक ही शरीर में नर जनन अंग, मादा जनन अंग दोनों हो। कौन सा ऑप्शन होगा, केचुआ। कौन सा, केचुआ, है ना। केचुआ ऐसा प्राणी है जो उभयलिंगी होता है ना, लेकिन जनन के लिए ना दूसरे केचुआ की भी आवश्यकता होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखो, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, इसके बारे में पहले भी हम बात किए थे। एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है, चिड़िया, चमगादड़, घोंघा, हवा। कौन सा सही होगा इसमें, ध्यान रखिएगा, हवा। इसी को ना वायु बोला गया था, वायु हवा एक ही बात तो है। हवा के द्वारा जब परागण होगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, वायु परागण। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कहता है ये देख लो। मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, मादा जंतु जिसमें क्या होगा, मध चक्र, है ना, यानी मादा शरीर से रक्त का स्राव होगा और निश्चित अवधि में नहीं होगा, निश्चित समय में नहीं होगा। कौन सा प्राणी है ना, एक निश्चित वातावरण के अनुकूल के आधार पर होता है, ये निश्चित अवधि में नहीं होगा। कौन सा है, बंदर, मनुष्य, ए और बी दोनों, गाय। ऑप्शन इसका डी सही है, गाय। इसमें मध चक्र होता है। बाकी ये दो प्रश्न है ना, ये दो ऑप्शन जो है इसमें ऋतु स्राव चक्र होता है। अब प्रश्न देखो क्या है, जब नर का आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, दोनों अलग अलग हो, नर अलग हो, मादा अलग हो, है ना, तब क्या कहलाएगा, समलैंगिकता, यौन द्विरूपता, विषम लैंगिकता, उभय लिंगता। क्या होता है, यौन द्विरूपता, है ना। क्या कहलाता है ये, यौन द्विरूपता। ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, बड़े पैमाने पर चयन से, क्लोनल चयन से, संकरण से, शुद्ध रेखा से। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, संकरण से, है ना, ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, युग्मक यानी ये अगुणित होगा कि द्विगुणित होगा। आपको बताए थे ना कि ये अगुणित होता है, अगुणित एक गुणक होगा। ऑप्शन इसमें का कौन सा सही होगा, हेप्लायड, ड्यूप्लायड, पेलिप्लायड, नलीप्लायड। कौन सा ऑप्शन होगा, तो हेप्लायड होगा, एक गुणक यानी अगुणित होता है, ये अगुणित होता है कि नहीं। इतना सारा प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं ना, और वो भी जो प्रश्न पूछ चुका है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। अभी इस क्वेश्चन को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। जब इस बात का आप अंदाज लगाएंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि अभी तक तैयारी आपका कितना कंप्लीट है। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो इस बार के लिए संभावित प्रश्न भी आपको दिया जाएगा, उसके लिए भी वीडियो हम लेकर के आएंगे, है ना। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ना। यहाँ देखो, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा पौधा है जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाएगा, यानी जलीय पादप नहीं होगा। हाइड्रिला ये तो जलीय पादप, पेट्रापा ये भी नहीं होगा, निलंबो भी नहीं होगा। बाबुल, नाम तो सब सुना होगा ना, है ना, नाम सुना होगा बाबुल, है ना, कांट वाला पादप। ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रेतीले स्थानों पर। क्या, रेत वाले स्थान पे, रेतीले नहीं बोलिएगा, रेत वाले स्थान पे, बलुई मिट्टी पर ये अधिक उगते हैं और ये जलीय वातावरण में नहीं उग सकते हैं। ठीक है, जलीय वातावरण में नहीं उगेगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। बाबुल का जो पेड़ होता है जलीय वातावरण में नहीं उगता है। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है, फिर से वही प्रश्न आ गया। देखो घुमा फिरा करके इसको कितना बार पूछ दिया है, थोड़ा थोड़ा सा भाषा चेंज किया गया। द्विगुणित, दो एन, कौन सा है इसमें, अंडाणु है, युग्मज है, भ्रूणपोष है, इनमें से कोई नहीं, बता दो कौन सा होगा, है ना। ये अगुणित होते हैं, ये द्विगुणित होते हैं और ये त्रिगुणित होते हैं। तो द्विगुणित संरचना कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न देख लो कि कौन सा सही है। इसका ऑप्शन, निम्न में कौन कीटभक्षी पौधे है, कीटभक्षी यानी पादप ऐसा होना चाहिए जो स्वपोषी नहीं हो, परपोषी हो, परपोषी, है ना।
परपोषी हो और ये अपने भोजन के रूप में कीटों का भक्षण करता हो। कौन सा पादप है इसमें? ड्रसेरा है, नेपेंथिस है, ए बी दोनों है या हाइड्रिला है? हाइड्रिला जलीय पादप है, स्वपोषी होता है। इसमें से ये दोनों ऑप्शन जो है ड्रसेरा, नेपेंथिस, ये कीटभक्षी पादप है, जंगली पादप है ये कीटभक्षी। और ये ऑप्शन जो सी कहता है, ए और बी दोनों, ये बिल्कुल सही कहता है ना, बिल्कुल सही कहता है। ऑप्शन इसका सी सही है। आगे प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, इससे पहले भी बताए थे। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? डी, बबुल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि निषेचन क्या है? बताओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। हम भी आप लोग के लिए प्रश्न लेकर के आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। ये तो जो पूछा गया है वो लेकर के आए हैं, अपने से भी लेकर के आना है हमको। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन, अंडा तथा सिनर्जिड का संयोजन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, अंडा तथा नर न्यूक्लियस, है ना। यानी अंड कोशिका और जो है शुक्राणु के बीच का जो संलयन होता है, वही तो निषेचन की प्रक्रिया है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यह है प्रश्न संख्या 40। निम्न में से किसमें जल परागण होता? जल परागण, फर्स्ट बात की जलीय पादप होना चाहिए और उसके जो पत्ते होंगे ना, जैसे मान लो कि जल है तो पत्ते यहाँ जल के सतह पर ही होंगे, पुष्प भी, ठीक है, तब उसमें जलीय परागण होगा। अगर जल के सतह से ऊपर है ना पादप, जलीय पादप ही है, लेकिन जल के सतह से यदि ऊपर उसमें पुष्प निकल रहा है तो उसमें जलीय पादप होने के बावजूद भी उसमें जल परागण नहीं होगा, उसमें कीट परागण होता है। लेकिन यहाँ कहता है कि जलीय पादप होगा, लेकिन इसमें कौन सा प्रक्रिया? जल परागण। तो इसके लिए हाइड्रिला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जलकुंभी, कमल दोनों में कीट परागण होता है। कौन सा? कीट परागण, इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इसका क्या है? हाइड्रिला, जो कि ऑप्शन क्या है? सही है इसके लिए। और ये 40 नंबर प्रश्न था। अभी तक जो प्रश्न पूछा गया था सब प्रश्नों को आपके सामने दिखा दिया गया, इसका आंसर क्या सही है ये भी बता दिया गया। आपको पहले से कितना मालूम था ये आप अपना अंदाज लगा सकते हो। आगे भी प्रश्न हम लेकर के आएंगे, जो लेसन 2 से होगा, जितना प्रश्न पूछा गया होगा सब लेकर के आएंगे। और जब पूरे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा देंगे लेसन 1 से 16 तक, उसके बाद हम अपने तरफ से प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।